नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही आपको प्रशिक्षण का लेटर मिल जाएगा और आपको सबसे पहले प्रशिक्षण करने होंगे। अगर आप पीठासीन अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति होती है या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति होती है तो आपको 2 प्रशिक्षण करने होंगे, और अगर आपकी द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है तो आपको 1 प्रशिक्षण करना होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो चुनाव प्रशिक्षण के दौरान व चुनाव के समय आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब प्रशिक्षण होता है तो प्रशिक्षण के बाद एक पेपर ले लिया जाता है जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 40 प्रश्नों को लेंगे जो आपके प्रशिक्षण के समय और चुनाव के समय काफ़ी हद तक काम आएंगे। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न हैं जो हमारे पंचायत चुनाव से संबंधित है। देखिए, सब पंचायत चुनाव संबंधी प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न हमारा है, एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी होगी? 350, 500, 700 या 800? वैसे तो मतदाताओं की संख्या अदलती बदलती रहती है, लेकिन लगभग की अगर बात की जाए तो एक मतदेय स्थल जो होगा उसमें मतदाताओं की सूची लगभग 800 रखी जाएगी। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल पर रख सकते हैं? 1, 2, एक भी नहीं, एक साथ कई जगह रख सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि वार्डों को तोड़ा जाए, लेकिन अगर वार्डों को भी तोड़ दिया जाए तो फिर भी परिवार के सदस्यों को एक ही जगह रखना होगा, एक ही मतदेय स्थल पर। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सी होगा, एक भी नहीं। तो ये आपका सही होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता ही है। मतदाता की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 18 वर्ष होती है। तो इसका आंसर आपका 18 वर्ष होगा। उसके बाद आपका 4 तरह के चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये आपके 4 तरह के चुनाव हैं। बीडीसी का है, तो इसमें आपके सभी के लिए अलग अलग बैलेट पेपर दिए जाएंगे, अलग अलग कलर के। तो इनके कलर आपको पता होने चाहिए। तो सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? सफेद, नीला, गुलाबी या हरा? तो जो सदस्य क्षेत्र पंचायत से हमारा मतलब है, जो बीडीसी मेंबर्स होते हैं उनके लिए नीला रंग निर्धारित किया गया है। तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। बी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? तो प्रधान के लिए भी एक अलग रंग निर्धारित किया गया है, सफेद, नीला, गुलाबी या हरा। तो प्रधान के लिए जो रंग है वो आपका जो बैलेट होगा आपका, उसका रंग हरा होगा। तो हरे पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए क्या रंग निर्धारित किया गया है? तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनके लिए सफेद रंग निर्धारित किया गया है। तो इसका सफेद आंसर सही होगा। सफेद पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, सदस्य जिला पंचायत। तो जिला पंचायत तो आपका बड़ा मेंबर्स होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, इनके लिए गुलाबी रंग डिसाइड किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 3 मतपेटियां किस स्थिति में दी जाएंगी? वैसे तो आपको 2 मतपेटियां दी जाएंगी, लेकिन 3 मतपेटियां भी कहीं कहीं दी जा सकती हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में, ये तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि 4 पदों पे हो रहे हैं। 1 पद के निर्वाचन स्थिति में, 4 पदों या स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में, जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो। अगर प्रत्याशियों की संख्या अधिक होगी
और 4 पदों और स्थानों के लिए निर्वाचन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 मतपेटियां दी जा सकती हैं। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? उनकी पसंद के अनुसार, पद के अनुसार, वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार या स्थल के अनुसार। तो जो प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं इसमें, तो वह वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार दिए जाते हैं। तो इसका सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाएंगे? पीठासीन की डायरी पर, चुनाव चिन्ह पर, प्रतिपन्न पर, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप मतपत्र जारी होंगे तो मतपत्र में क्या होता है, मतपत्र आपको फाड़ना होता है और फाड़ने के बाद जो शेष बचता है उसे कहते हैं प्रतिपन्न। तो जब आप मतपत्र जारी करेंगे तो उसका निशान, गूंठा का निशान लेंगे या हस्ताक्षर लेंगे, जो आपका ये काम होता है द्वितीय मतदान अधिकारी का। तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो है प्रतिपन्न पर उसका अंगूठा या निशान लगवाएगा और उसके बाद उसे फाड़कर उसको दे देगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, प्रतिपन्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मतपत्र के पीछे रबर की सुभेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? तो जो मतपत्र होता है आपका, उसके नीचे रबर की सील, आपकी सुभेदक सील से आपको मोहर लगानी है और मोहर लगाने के बाद इस पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तो इसका आंसर पीठासीन अधिकारी होगा। तो पीठासीन अधिकारी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके, मतदाता के मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाती है? वैसे तो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी या उंगली पर लगाई जाती है, लेकिन अगर वो उंगली ना हो तब उसकी मध्यमा पर अमिट स्याही लगाई जाती है। तो इसका आंसर बी सही होगा, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली न होने पर। अगर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं है तब उसके बाद मध्यमा पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? जिलाधिकारी महोदय द्वारा, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा, प्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा। तो मतांकन कर रहे हैं और मतांकन करने के लिए एरो क्रॉस सील का यूज होगा। वैसे तो एरो क्रॉस सील आप वहीं पर ही बांध दी जाती है जिसे मतांकन करते हैं, लेकिन बुकलेट में ऐसा लिखा है कि मतांकन जो है एरो क्रॉस सील दी जाएगी, द्वितीय मतदान अधिकारी उसको देंगे, लेकिन वैसे वो वहीं पर बंधी रहती है, वहीं पर शुरू में ही बांध देते हैं एरो क्रॉस सील। तो इसका आंसर द्वितीय मतदान अधिकारी भी आप लगा सकते हैं या निर्वाचन अधिकारी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार द्वितीय मतदान अधिकारी इसका आंसर होगा। और वैसे जो एरो क्रॉस सील होती है शुरू में ही आपकी जहां पर मतदान होता है वहीं पर उनको बांध दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान का समय क्या रहेगा? प्रातः 6 बजे से साय 6 बजे तक, प्रातः 7 बजे से साय 5 बजे तक, प्रातः 7 बजे से साय 6 बजे तक, जब तक सभी मत ना पड़ जाएं। तो वैसे मतदान का जो समय है वो प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। तो इसका सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए फार्म का मूल्य व प्रतिपूर्ति धनराशि कितनी तय की गई है? यानी प्रतिपूर्ति से मतलब जो आपकी जमानत राशि होती है, तो सभी के लिए अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपको ग्राम प्रधान के सदस्य का चुनाव, ऐसे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो सदस्य का जो फार्म होता है तो वो 150 रुपये उसकी कीमत डिसाइड की गई है। इसी तरह से बीडीसी और ग्राम प्रधान की जो कीमत डिसाइड की गई है फार्म की, वो 300 रुपये की गई है, और जिला पंचायत सदस्य की जो कीमत है वो आपकी 500 रुपये डिसाइड की गई है। तो अच्छा, ग्राम पंचायत के लिए तो फार्म तो आपका 300 रुपये हो गया। अब बात करते हैं जमानत राशि की। जमानत राशि जो है ये भी आपकी अलग अलग डिसाइड की गई है। जैसे आपकी सदस्य के लिए 500 रुपये है, बीडीसी के लिए 2000 रुपये हैं, और जो आपका ग्राम प्रधान होता है उसके लिए भी 2000 रुपये हैं, और जो जिला पंचायत होता है उसके लिए जो आपकी राशि होती है वो आपकी 4000 रुपये होती है। तो जो अब इस प्रश्न में बात कर रहे हैं प्रधान ग्राम पंचायत के लिए, अगर आप ग्राम पंचायत का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो आपको 300 रुपये तो फार्म का मूल्य होगा,
और इसके साथ साथ जो जमानत राशि होगी वो आपकी 2000 रुपये होगी। जमानत राशि से क्या मतलब, ये जमानत राशि दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा होता है अगर एक निश्चित सीमा तक मत प्राप्त नहीं होती तो जमानत राशि जब्त हो जाती है, वरना ये वापस मिल जाती है। तो उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 16 है, सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति राशि यानी कि जमानत राशि और अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है। तो प्रतिभूति राशि तो मैंने बता ही दी है कि 500, 2000, 4000। तो जो जिला पंचायत सदस्य होगा उसके लिए जो प्रतिपूर्ति राशि होगी वो आपकी 4000 रुपये होगी जिला पंचायत के लिए प्रतिपूर्ति राशि यानी कि जो जमानत राशि होती है। और अधिकतम व्यय भी इनका डिसाइड कर दिया गया है। जिला पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 1.5 लाख रुपए है, वैसे बीडीसी और प्रधान के लिए 75 हजार रुपये है, और इसी तरह से जो सदस्य होते हैं उनके लिए अधिकतम व्यय आपका 10,000 रुपये तय किया गया कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टेंडर वोट का एक अन्य नाम क्या है। तो जो टेंडर वोट है, निवेदित मत, अभ्याक्षेपित मत, चैलेंज मत, इनमें से कोई नहीं। तो टेंडर वोट का जो दूसरा नाम होता है वो निवेदित मतपत्र भी उन्हें कहते हैं, टेंडर वोट को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की सील होगी एक बॉर्डर वाली, दोहरे बॉर्डर वाली, तिहरे बॉर्डर वाली या आपकी 4 बॉर्डर वाली। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की जो सील होती है वो दोहरे बॉर्डर वाली होती है। तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक पद या स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी, 4, 5, 6 या 3। तो जो प्रमाणित सूची होंगी प्रत्याशियों की वो आपको 3 दी जाएंगी, तो इसका आंसर 3 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या 200 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 200 मीटर की दूरी के इर्द गिर्द प्रचार आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, मतपत्र को किस तरह मोड़ा जाता है, खड़ा, पड़ा, पहले खड़ा और बाद में पड़ा, किसी भी प्रकार से। तो जो मतपत्र होता है उसको मोड़ने के लिए भी तरीका होता है। मान लीजिए आप इसे गलत मोड़ देंगे तो एक मोहर 2 जगह जाके लग जाती है। तो ये भी आपको समझाया जाता है कि आपको मतपत्र बताना है किस तरह से मोड़ना है। तो मतपत्र को सबसे पहले खड़ा मोड़ेंगे आप, उसके बाद आप उसके पड़ा मोड़ सकते हैं। पहले खड़ा मोड़ेंगे और बाद में पड़ा मोड़ेंगे। तो इसका आपका सी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, प्रपत्र 11, प्रपत्र 17, प्रपत्र 25 और प्रपत्र 35। तो आपको इसकी एक डायरी मिलेगी जिसमें आपको सभी प्रपत्र दिए गए हैं, लेकिन इसमें मैं बता दूं, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा पत्र दिया जाता है वो प्रपत्र 25 पे दिया जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट। लगभग 20 मिनट पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए। तो इसका बी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया चुनाव वोट गिरने के लिए और किसी एजेंट ने उस पर आपत्ति कर दी या किसी अन्य ने आपत्ति कर दी। तो आपत्ति करने से पर क्या होगा, आपको उससे 5 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी उसकी, यानी 5 रुपये आपको आपत्तिकर्ता जो भी कर रहा है आपत्ति, उससे 5 रुपये लेना पड़ेगा। उसके बाद जांच करना पड़ेगा। अगर जांच में गलत पाया जाता है तो उसका वो जमानत राशि वो 5 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, और अगर सही पाया जाता है तो उसके 5 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और उसको पुलिस को सुपर्द कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दे, यानी 5 रुपये आपको उसके लेने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निवेदित मतपत्रों को मतगणना में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कर भी सकते हैं और नहीं भी जरूरत पड़ने पे किया जाएगा। तो जो निवेदित मतपत्र होते हैं आपके चैलेंज होते हैं तो इनको मतगणना में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों 2 या 3 जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बराबर बराबर मत आ जाएं और डिसाइड ना हो पाए कि कौन जीता है कौन हारा है, तो उसके बाद निवेदित मतपत्रों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, जरूरत पड़ने पर इनको
आप गिन सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है मतपत्र लेखा, तो किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी है। तो जो मतपत्र लेखा होता है इसमें 4 क्रमांक होते हैं, तो सबसे पहले क्रमांक में ही आपको लिखना होगा कि प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या, कितने मत उन्होंने प्राप्त किए, तो इसमें क्रमांक 1 हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए होंगे। तो इसका क्रमांक 3, क्रमांक 2, क्रमांक 1, क्रमांक 4। तो जो आपका क्रमांक 4 है मतपत्र लेखा का, उसमें यही दिया गया है कि मतपत्रों का हिसाब उसमें देना है क्रमांक 4 में, जो प्रयोग में लाए गए लेकिन मतपेटी में नहीं डाले गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है। प्रपत्र 25, प्रपत्र 39, प्रपत्र 29 और प्रपत्र 21। तो जो आपत्तिकृत मत होते हैं उनकी सूची जो है आपकी प्रपत्र 29 में मिलेगी, या आप डायरी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही डायरी आपको मिलने वाली है। उसके बाद मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में है। प्रपत्र 2, प्रपत्र 8, प्रपत्र 16 या प्रपत्र 24। तो जो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप है वो आपका प्रपत्र 24 में दिया गया है, तो 24 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, मतपत्र और एरो क्रॉस सील का प्रभारी कौन होता है। तो सभी के अपने काम डिसाइड किए गए हैं। जैसे आपका जो आपकी वोटर लिस्ट होता है उसका प्रभारी जो होता है प्रथम मतदान अधिकारी होता है। इसके बाद मतपत्रों का जो प्रभारी होता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, और जो मतपेटी होता है उसका प्रभारी आपका तृतीय मतदान अधिकारी होता है। तो इसका आंसर मतपत्र और एरो क्रॉस सील का जो प्रभारी होगा वो द्वितीय मतदान अधिकारी होगा, तो इसका आंसर बी आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या में है। ये काफी महत्वपूर्ण है। मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र ये प्रपत्र 39 में है आपका, 39 में, तो 39 यानी कि सी आंसर आपका इसका सही होगा। उसके बाद प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है। तो जो प्रपत्र आपका 35 है उसमें आपका मतदान स्थल, टेंडर बोर्ड, पीठासीन अधिकारी की डायरी या निक्षेप धनराशि की रसीद। तो जो आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है उसका उल्लेख आपका प्रपत्र 35 में होता है, तो इसका सी आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लेखित है। तो मतदान की प्रक्रिया आपकी नियम 23, नियम 35, नियम 24, नियम 21। तो जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो आपकी नियम 24 के अंतर्गत होती है, तो इसका आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मतपेटियां किस नियम के अंतर्गत आती हैं। तो मतपेटियां नियम 25, नियम 26, नियम 27, नियम 28। तो जो मतपेटियां होती हैं वे आपकी नियम नंबर 26 के अंतर्गत आती हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किस नियम में है। ये आपको नियम सारे पढ़ने होंगे थोड़े थोड़े। तो मतदान की गोपनीयता का जो नियम होता है वो आपका नियम 28 होता है, तो नियम 28 के अंतर्गत ये आपकी आती है। उसके बाद मतपेटी का प्रभारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी। तो जो मतपेटी होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो मतपेटी का प्रभारी होगा वो तृतीय मतदान अधिकारी होगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद पोलिंग पार्टी की रवानी किस दिन होगी। तो ये तो सबको ही पता है कि पोलिंग पार्टी को आपको एक दिन पहले जाना होता है, तो इसका ए आंसर सही होगा, मतदान से एक दिन पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 38, मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा। कॉपर सील, ब्रास सील, एरोक्रॉस सील या सुभिन्नक सील। तो जो मतदाता होगा वो मतपत्र पर जो है एरोक्रॉस सील से मत अंकित करेगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी। तो पीठासीन अधिकारी मतदान शुरू होने से पूर्व भी घोषणा करते हैं, मतदान के दौरान भी करते हैं, मतदान समाप्त होने के दौरान भी करते हैं, द्वितीय पेटी अगर उपयोग की जाती है तो उस पर भी करते हैं, लेकिन मतपेटी जमा करने पर कोई घोषणा नहीं करनी होती, फिर तो काम ही खत्म हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। और लास्ट प्रश्न है हमारा, मतपत्र के पीछे सुभिन्नक सील के नीचे आपको जितने भी मतपत्र हैं उस पर सुभिन्नक सील लगानी है और उसके नीचे हस्ताक्षर करने हैं। किसके हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि
प्रभारी तो पीठासीन ही होता है, तो पीठासीन के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो साथियों, ये 40 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चुनाव के लिए जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो आपको इनको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल ड्यूटी होती है, इसलिए इसमें हमें हर बात का पता होना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।